मेटाफॉर यूज हुआ है, मेटाफॉर। और मेटाफॉर, अच्छा ये इतना बढ़िया सेंटेंस है बेटा ये, कि इस एक सेंटेंस में मेटाफॉर और सिमिली दोनों यूज हुआ है। और हमसे पूछते हैं, कहते हैं इस लाइन को एक्सप्लेन करो। तो जरा एक मिनट देखो क्या लिखा हुआ है बेटा। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ये बच्चे आर्मी के जैसे लगते हैं। आर्मी सोल्जर्स की होती है, तो मेटाफॉर यूज हुआ है, रैग पिकर्स का कंपैरिजन आर्मी के सोल्जर्स से हो रहा है। अनीस जंग कहती है जब इनको जाते हुए मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नंगे पैर बेयरफुट बॉयज आर्मी के जैसे चल के जा रहे हैं। मैम ये आर्मी से कंपैरिजन क्यों किया है? तो सुनो जरा क्यों किया है। आर्मी अटैक्स द एनिमी कैंप्स एंड दीज चिल्ड्रन अटैक द बेटा गार्बेज पाइल्स, गार्बेज डंप्स। Army very punctual. Similarly, no matter what the season is, they are always carrying his bag और बेटा रैक पिकिंग करने वाले बच्चे हैं। Who appear like the morning birds and disappear at noon. और बेटा ये बच्चे जो हैं, सिमिली भी देखो यूज हो गई, ये सुबह जैसे होते हैं बेटा बर्ड्स, लाइवली चर्पिंग, ऐसे ये बच्चे आपको सुबह सुबह दिखाई देंगे और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। तो बेटा बर्ड से इनका कंपैरिजन क्यों हो रहा है? लाइवली चर्पिंग बच्चे हैं ये। और बेटा साथ में ये बच्चे वो बर्ड्स हैं जो स्कैवेंजर्स होती हैं। स्कैवेंजर्स कौन सा होता है तुम्हें मालूम है? स्कैवेंजर्स वो बर्ड्स होती हैं बेटा जो गार्बेज खाती हैं, जो एनवायरनमेंट से वो गंदगी को दूर कर रही हैं। तो ये बच्चे भी मॉर्निंग बर्ड्स, मतलब नॉट ब्यूटीफुल बर्ड्स, स्कैवेंजर्स हैं। तो बेटा इस पूरे पैराग्राफ में पहले अनीस जंग ने बताया है व्हाट इज आयरनी इन द नेम ऑफ साहिबे आलम। सो यू विल राइट डाउन साहिबे आलम is an ironical name because going by the name child should rule the world, but he is picking the rag on the streets. He does not understand the meaning of his name, that is why he is saying it so loudly and confidently. और बेटा एक लाइन में मेटाफर और सिमिली दोनों दिया है। ये बच्चे आर्मी के सोल्जर्स के जैसा पंक्चुअल और गार्बेज डंप्स को अटैक करने वाले, और एज लाइवली एज द मॉर्निंग बर्ड्स, they are like the scavengers who clean the environment, they clean the neighborhood. Why? अब बेटा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा इसमें। तुम देखो पहले वाले पैराग्राफ में आपने रेफ्यूजीज की बात पढ़ी थी, दूसरे वाले में बेटा फिर लिप सिंपैथी की बात पढ़ी थी, अब आपने बेटा आज पढ़ा उसका नाम और ये वाला सेंटेंस, और अब एक नई बात शुरू हो रही है, ये बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देती है। Why aren't you wearing chappals? I ask one. तो ये दो चार बच्चों का ग्रुप था, इनको रोक के अनीस जंग बात कर रही है, कह रही तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. बेटा सीधे साधे वे में जवाब देता है, मेरी मम्मा ने उतार के नहीं दिए शेल्फ में से, बाजार से लाके नहीं दिए। Even if she did, he will throw them off, adds another. बेटा बच्चे कैसे बात करते हैं, बगल में एक और बच्चा खड़ा है, कहता है इसकी मम्मा इसको देगी ना चप्पल लाके, ये तब भी उठा के फेंक देगा। बेटा ये बच्चा जिसने बोला इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, कूड़े में से बेटा इसको जूते मिल गए, इसने पहन लिए, वो बिल्कुल इसको फिट भी नहीं आ रहे हैं। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, और बेटा अनीस जंग जो है वो कॉमेंट करती है, कहती है ये कैसे जूते पहन रखे हैं तुमने। बेटा वो जो है शफल्स हिज फीट, अपने पैर थोड़ा पीछे को खिसका लेता है, एंड सेज नथिंग, कुछ जवाब नहीं देता। तीसरा बच्चा जो खड़ा हुआ था ग्रुप में वो कहता है आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। इसने तो बेटा सारी जिंदगी बेचारे के पास जूते ही नहीं है, तो बेटा ये तो साफ साफ बोल रहा है, कहता है मुझे जूते चाहिए। अब अनीस जंग ने देखा साहिब ने इसलिए जूते नहीं पहने हुए हैं क्योंकि वो कह रहा है उसकी मम्मा नहीं देती, दूसरे वाले ने कूड़े से उठा करके जूते पहने हुए हैं, तीसरा वाला तो खास बोल रहा है कि मुझे तो जूते चाहिए।
अनीस जंग को बेटा अचानक से स्ट्राइक करता है कि ये रैग पिकर्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, नंगे पैर घूमते हैं। और कहती है कि मैं तो पूरे इंडिया में ट्रेवल करती हूँ और मैंने हर जगह यही बात देखी है। एक बार बेटा पूछ भी लिया बड़े रैग पिकर्स से, तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो बेटा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मालूम क्या बोला, हमारे यहाँ रिवाज है नंगे पैर रहने का। और अनीस जंग मन में मुस्कुराती है, ये कोई रिवाज नहीं है बेटा, ये एक्चुअली गरीबी छुपाने का बहाना है। हमारे यहाँ तो रिवाज है, हम चप्पल नहीं पहनते। ये गरीब हैं कॉन्टिन्यूसली, पैसे ही नहीं है चप्पल खरीद के पहनने के, और इसे बेटा हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं इसके पीछे कि दे हैव द ट्रेडिशन। और फिर बेटा अनीस जंग बहुत ही सटल वे में हमें एक बात समझाएगी कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, पर अभी डेवलपमेंट को और आगे पहुंचाना है ताकि ये रैग पिकर्स अपने पैरों में चप्पलें पहन सके। पहले तो गांव के लोग भी चप्पल नहीं पहनते थे, अब कम से कम इतना तो हो गया, गांव में तरक्की हो गई, पर अभी रैग पिकर्स तक ये तरक्की, ये डेवलपमेंट होना बाकी है। तो बेटा ये वाली जो आगे आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ रहे हो, इसमें इंडिया के डेवलपमेंट की बात बहुत ही सटल वे में करी है, फाइन वे में करी है, बहुत ही बारीकी से करी है उसने। नाउ ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैंने कई बच्चों को देखा है नंगे पैर घूमते इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये बेटा उन्होंने उसका जवाब दिया। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे। बेटा एक्सप्लेन अवे का मतलब टू हाइड, टू कंसील अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बेटा परपीचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपाने के लिए शायद इन लोगों ने एक बेटा कहना चाहिए क्या भेजा है, एक एक्सक्यूज बना दिया है कि ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। I remember a story a man from उडीपी once told me। और बेटा उडीपी की कहानी राइटर ने क्यों लिखी है, ये मैसेज देने के लिए कि इंडिपेंडेंस के बाद इतना डेवलपमेंट हो गया और इतना करना बाकी है। मुझे याद है उडीपी गांव में एक आदमी जो है वो रहता था और वो अपने बचपन की कहानी सुनाता था। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school. वो बताता था कि हमारे गांव में जब मैं स्कूल जाता था, past an old temple. बेटा past का मतलब near, और एक मंदिर, पुराना सा मंदिर था, वहां से मैं गुजरता था। Where his father was a priest, और इस आदमी के पापा उस पुराने मंदिर में पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और मैडम इतनी गरीबी थी हमारे गांव में कि स्कूल जाते समय मेरे पैरों में जूते नहीं होते थे। तो एवरी टाइम ये आदमी, छोटा बच्चा जब था, बेटा गुजरता था और गांव के मंदिर में प्रार्थना करता था गॉडेस से कि अगर मेरे पैरों में किसी दिन जूते आएंगे मैं उन्हें खोऊंगा नहीं, बहुत ध्यान से रखूंगा। बेटा 30 years later I visited his town। उस बात के 30 years के बाद, 30 साल बाद के बाद अनीस जंग बेटा उडीपी गांव में जाती है। एंड द टेम्पल, और बेटा उस गांव में जाके उस मंदिर में भी जाती है। विच वॉज ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब लॉस्ट, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। बेटा डिसोलेशन मतलब वेरी लोनली, वो मंदिर बिल्कुल लोनली सा, कोई आता जाता नहीं उस गांव में। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। पर बेटा तुम जानते हो कि वहां उस गांव में जो मंदिर का पुजारी है, वो मंदिर का पुजारी नया आ गया, वो आज भी मंदिर का पुजारी है। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं जाते, मंदिर जो है डिसोलेटेड है बेटा, लोनली पड़ा हुआ है,
पर मंदिर में पुजारी तो हो गई। तो अनीस जंग याद करती है कि पुराने पुजारी 30 साल पहले जो थे उनका बच्चा तो जूते नहीं पहनता था और गरीबी इतनी थी। आज के पुजारी के क्या हालचाल है देखूं तो जा करके। तो बेटा देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। वो नए पुजारी के घर में गई और उसने देखा कि आंगन में बेटा कुर्सियां रखी हैं प्लास्टिक की। डेवलपमेंट खूब हो गया। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और उसी समय एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, स्कूल की यूनिफॉर्म पहना हुआ और बेटा शूज और सॉक्स पहना हुआ है। तो अब इस गांव के बच्चे इतने रिच हैं कि उनके पैरों में जूते मोजे हैं। गांव में इतना डेवलपमेंट है कि यहाँ पे आंगन में बेटा कुर्सी पड़ी रहती है प्लास्टिक की। अराइव्ड पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब ब्रीदिंग हेविली, गहरी सांस लेता हुआ दौड़ता दौड़ता पुजारी का बेटा बच्चा आया छोटा स्कूल से, यूनिफॉर्म और जूते पहन के। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। पुराने जमाने में बेटे चारपाइयां होती थी, अब कितना डेवलपमेंट हो गया, फोल्डिंग बेड है। और बेटा फोल्डिंग बेड पे उसने अपना बैग जो है फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड। और नए पुजारी के बच्चे को देख के 30 साल वाले बच्चे की याद आती है अनीस जंग को। द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। और वो बच्चा कितनी मुश्किल से बेटा उसको जूते मिले थे और वो हमेशा भगवान से, गॉडेस से प्रार्थना करता था मंदिर में कि मैं कभी नहीं खोऊंगा। और बेटा आज इस गांव में इतना डेवलपमेंट है कि बच्चे इजीली ये जूते पहन के घूमते हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। उस बच्चे की प्रेयर गॉडेस ने सुन ली और अब इस बेटा जमाने में बच्चे आराम से जूते चप्पल पहनते हैं। Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। पर आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शूलेस है हमारे नेबरहुड में, मतलब रैग पिकर्स तक ये डेवलपमेंट पहुंचना बाकी है। Why did she tell the story of Udipi? Then you will write down this answer. आरुष कुछ पूछ रहे हैं बेटा क्या? यस मैम। मैम जो 30 इयर्स है, मतलब जब मैन ने अनीस अंक को स्टोरी बताई थी उसके 30 इयर्स बाद, या फिर जब चाइल्डहुड की जब बच्चा था तब उसके 30 इयर्स के बाद, The जब वो man बच्चा became था? 30 years old. The man was 30 years old. ठीक है। ओके। तो वो 30 साल बाद अपने बचपन की कहानी बता रहा है कि बचपन में ऐसा होता था। अब बेटा ये वाला जो पैराग्राफ तुम पढ़ रहे हो पेज नंबर 15 पे, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिस्क्राइब सीमापुरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब सीमापुरी। माय एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब माय फ्रेंडशिप विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। ये नंगे पैर, ये जो साहिब आलम उसके दोस्त हैं, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। लीड्स मी टू सीमापुरी। और मैं इनके साथ सीमापुरी गई जहां पर ये सारे के सारे रहते हैं बच्चे। सीमापुरी को डिस्क्राइब करो। सीमापुरी इज अ स्लम एरिया। कहां पर लोकेटेड है? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। बेटा पेरीफेरी का मतलब लिखो जरा, बाउंड्री, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। Yet miles away from it metaphorically। बेटा जियोग्राफिकली अगर तुम देखोगे तो जियोग्राफिकली ये सीमापुरी बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है। पर बेटा अगर तुम देखोगे तो मेटाफोरिकली कंपैरिजन करोगे तो सीमापुरी और दिल्ली में बहुत अंतर है। Yet miles away, बहुत दूर है वो कंपैरेटिवली। अगर हम उसको फिजिकल लेवल पे, जियोग्राफिकल लेवल पे देखेंगे तो दे आर बेटा वेरी नियर टू ईच अदर, बट वैसे कंपैरिजन करेंगे तो बहुत दूर है। अब एक सेकेंड रुको और मेरी बात मानो। इसमें बेटा कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है, राइटर ने कॉन्ट्रास्ट बताया है। सीमापुरी अ प्लेस जहां बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो रही है लोगों की, और दिल्ली ऑल द फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेस उनको मिल रही हैं। दैट इज द कॉन्ट्रास्ट। अब बेटा इसमें एक बात और सुनो आप जरा मेरी। इसमें ये लोग बेटा जैसे एक वो वाली लाइन पूछेंगे ना, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, वो एक्सप्लेन करो 2 मार्क्स में। और वैसे ये वाली लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है?
Those who live here are squatters. सीमापुरी में रहने वाले सभी लोग स्क्वैटर्स हैं, रेफ्यूजीज हैं, who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. सीमापुरी was then a wilderness. Wilderness का मतलब लिखो undeveloped area. 1971 में जब ये रेफ्यूजीज आए थे, सीमापुरी में टेंट बेटा लगा के रहना शुरू कर दिया. अनडेवलप्ड खाली इलाका था. आज भी अनडेवलप्ड है पर खाली नहीं है. 10,000 रेफ्यूजीज रह रहे हैं, अब इलीगली रह रहे हैं बेटा, और इलीगली रह रहे हैं. और कमाल की बात यह है, सबके हाथों में राशन कार्ड है. अब सोच के देखो क्या मतलब हुआ. राशन कार्ड तो आपको लीगली मिलता है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हो अगर राशन कार्ड मिल गया है आपको तो. और बेटा अनीस जंग इज मॉकिंग एपैथी ऑफ गवर्नमेंट दिखा रही है तुमको. कह रही है रूलिंग पार्टी ने इन लोगों को ये तो दे दिया, इलीगल रहने वाले लोगों को राशन कार्ड दे दिया और इन्हें अपना वोट बैंक बना लिया, पर डेवलपमेंट के नाम पे सीमापुरी में कुछ भी नहीं किया. नाउ बेटा ये एग्जाम्पल है एपैथी ऑफ गवर्नमेंट का. एपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट. बेटा साहिब्स फैमिलीज अमंग देम. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. 1970-71 में बेटा वाइल्डरनेस में था. इट स्टिल इज, ये आज भी अनडेवलप्ड है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. पर खाली नहीं है बेटा. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन. और बेटा मिट्टी की झोपड़ियां, उस पे टिन बिछा हुआ है या तारपोलिन बिछा लिया छत के नाम पर. डिवॉइड ऑफ का मतलब विदाउट. सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. बेटा ये भी नहीं है वहां पे. लिव 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं अब यहाँ पे. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी. सिटीजन्स ऑफ इंडिया है नहीं, इलीगली रह रहे हैं बेटा, विदाउट परमिट्स. आयरॉनी देखो जरा, और विदाउट परमिशन रह रहे हैं. और बेटा वट विद राशन कार्ड, पर राशन कार्ड इनको बनवा दिए. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट. और इन लोगों 10,000 लोगों को अपना वोट बैंक बना लिया. बट बेटा अनेबल देम टू बाय ग्रेन. और बस इनको क्या फायदा हुआ, राशन कार्ड से सस्ता अनाज मिल जाता है. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी बेटा. और जिंदा रहने के लिए खाना ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी नहीं है. आप इंडियन हो या नहीं हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, खाना तो मिल रहा है. बांग्लादेश में तो वो भी नहीं मिल रहा. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching मतलब pain in the stomach, we would rather, बेटा rather मतलब prefer, live here than in the fields that gave us no grain. अनीस जंग ने पूछा देश वापस क्यों नहीं चले जाते, यहाँ बिना आइडेंटिटी के क्यों रह रहे हो तुम, यू आर नॉट इंडियंस. तो बेटा जवाब देते हैं, कहते हैं जी आइडेंटिटी क्या करना है, खाना तो मिल रहा है, वहां जाके क्या करेंगे, सुंदर है देश, हरे हरे खेत का क्या करेंगे, खाना तो देता नहीं है वो. बेटा say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तुम सुंदर शहर छोड़ के क्यों आए हो अपना. टैटर्ड मतलब फटे हुए साड़ी पहना है, कुछ नहीं मिला है बेटा इनको, सिर्फ राशन कार्ड मिल गया. एपैथी ऑफ गवर्नमेंट. वेयर एवर दे फाइंड फूड, इन लोगों को बेटा जहां खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स. अपने टेंट लगा लेते हैं और बेटा मूवेबल मकान है इनके, जहां खाना मिला वहां टेंट गाड़ के रहना शुरू कर दिया. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बेटा एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और यहाँ जिंदा रहने के लिए कूड़ा बीनना पड़ता है. थ्रू द ईयर्स, सालों साल बेटा इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. इट का मतलब लिखो बेटा यहाँ पर रैक पिकिंग. सालों से रैक पिकिंग करते करते बेटा कूड़ा बीनते बीनते प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट आ गए हैं बेटा. स्किल ऑफ अ फाइन आर्ट, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, वैसे ये कूड़ा बीनने में बेटा स्किलफुल हो गए हैं. हाइपरबोल है ये खैर. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. और बेटा इनके लिए तो गार्बेज की वो वैल्यू है जो हमारे लिए गोल्ड की होती है. इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनका रोजी रोटी है बेटा.
अ रूफ ओवर देयर हेड्स, घर की छत भी इसी रैक पिकिंग से मिलती है। तो क्या हुआ, टपकती हुई छत है तो। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। इट का मतलब बेटा गार्बेज। और बेटा ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज गार्बेज फॉर एल्डर्स, व्हाट इज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। गार्बेज फॉर एल्डर्स बेटा ये सारा लिखोगे आप, डेली ब्रेड, रूफ और बेटा गोल्ड। और बच्चों के लिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट। बड़ी खुशी खो के बताता है उसको, मेरे पास तो बेटा कहता है कभी कभी कूड़े में मेरे को 10 रुपए मिल जाते हैं। साहिब says, his eyes lighting up, when you can find a silver coin in a heap of garbage. हाइपरबोल है बेटा। अगर कूड़े के ढेर में तुम्हें 1 रुपए का कॉइन मिलेगा, जो इन बच्चों को सिल्वर कॉइन लगता है, तो ये कूड़े को ढूंढना बंद नहीं करते। इन्हें उम्मीद होती है क्या पता और मिल जाए, और कूड़ा ढूंढते हैं। तो बच्चों के लिए तो बेटा बड़ी वंडरफुल चीज है कि पता नहीं कौन सी चीज आज मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. बेटा scrounging का मतलब searching. For मतलब because there is hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder. Covered में बेटा कोई wonderful चीज है इनके लिए तो। And for the elders it is a means of survival. ठीक है, कल बेटा ये वाला, कल तो खैर क्लास नहीं है, नेक्स्ट टर्म पे फिर बेटा ये ख़त्म होगा। और अभी मैं इसको ख़त्म करवा भी देती, पर मैं इसीलिए नहीं करवा रही हूँ कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। अभी बेटा पहले हम एमएमएल का कैरेक्टर स्केच लिख लें, ताकि नेक्स्ट टर्न से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसका बेटा आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, एमएमएल का कैरेक्टर स्केच करो ज़रा, और उसके बाद फिर मैं नोटिस करवाती हूँ।